दोस्तों, अगर भारत आज दुनिया भर में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है, तो इसका श्रेय यूपीआई को ही जाता है, जिसने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी आसान कर दी है। और यही वजह है कि दुनिया भर में कई देश अब यूपीआई को अपने यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं और जल्द ही 30 से ज्यादा देशों में ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अमेरिका में यूपीआई का काफी विरोध हो रहा है और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो यूपीआई को अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों और यूपीआई की ग्रोथ से कैसे अमेरिका को नुकसान हो रहा है, आज इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले तो ये जान लेते हैं कि यूपीआई का विरोध अमेरिका में कौन कर रहा है और इससे कैसे फायदा होगा। अमेरिका के आम लोग या गूगल जैसी टेक्नोलॉजी कंपनीज यूपीआई का विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनीज ने यूपीआई का विरोध किया है। जब भारत में यूपीआई लॉन्च हुआ था तब भी इन कंपनीज ने यहाँ पर सरकार से ये शिकायत की थी कि यूपीआई के कारण उनका बिजनेस बर्बाद हो रहा है। तो क्या है इनका बिजनेस? दरअसल ये तीनों कंपनियां डेबिट या क्रेडिट कार्ड बेचती हैं और जब भी इनके कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन होती है तो ये उस ट्रांजैक्शन का 1 से 3% हिस्सा अपने पास ही रख लेते हैं, जिसे ये लोग MDR या मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। और इसी में से कुछ हिस्सा बैंक्स को देने के बाद इनकी कमाई होती है। इसके उलट यूपीआई को देखा जाए तो उसमें कोई पैसा नहीं काटा जाता और 0% MDR के साथ आपके द्वारा ट्रांसफर किया गया पूरा पैसा रिसीवर तक पहुंचता है। अब आपको लगेगा कि अगर यूपीआई फ्री है तो क्या बैंक्स को नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि आखिर उन्हें भी तो MDR का कुछ हिस्सा मिलता था। जी हाँ, बैंक्स को नुकसान हो रहा था, लेकिन इस नुकसान को चुकाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1300 करोड़ रुपए दिए थे ताकि यूपीआई फ्री रह सके। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या 1300 करोड़ का नुकसान सरकार के लिए झेलना ठीक है? आपको बता दें कि हर साल बैंक नोट्स की प्रिंटिंग और उनकी अकाउंटिंग में 2.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और यूपीआई के कारण बैंक नोट्स की जरूरत अब कम पड़ने लगी है। इसलिए सरकार को यूपीआई को प्रमोट करने से फायदा ही हो रहा है। और ये सिर्फ भारत के लिए ही सच नहीं है, बल्कि दुनिया की सभी सरकारों को इससे फायदा ही होगा। तो आखिर अमेरिका में ये विरोध क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, जहां पर सरकार में कोई भी बैठा हो उसे कंट्रोल तो वहां की बड़ी बड़ी कंपनीज ही कर रही हैं। वीजा और मास्टरकार्ड पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उनकी फील्ड में यूपीआई से पहले कोई भी कंपटीशन नहीं था। अब इस कंपटीशन के आने से ये लोग बौखला गए हैं। यूपीआई सिर्फ एक फ्री ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि एक सुपीरियर ऑप्शन भी है, क्योंकि कार्ड पेमेंट्स के साथ ये परेशानी है कि ट्रांजैक्शन कार्ड मशीन्स के द्वारा करनी पड़ती है। साथ ही कार्ड पेमेंट से आप किसी रजिस्टर्ड दुकान को ही पेमेंट कर सकते हैं, जबकि यूपीआई ने इस प्रोसेस में इस तरह की डेमोक्रेसी ला दी है कि आप इससे अपने सब्जी वाले से लेकर अपने दोस्तों तक को आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब शायद आप ये सोचेंगे कि क्या सचमुच ऐसा पॉसिबल है कि अमेरिका, जिसे दुनिया की टेक कैपिटल बुलाया जाता है, वहाँ पर सचमुच यूपीआई जैसा कोई सिस्टम पहले से नहीं था। अमेरिका में लोग FedNow या Zelle जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करते हैं और ये दावा किया जाता है कि ये यूपीआई जैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। FedNow को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ता है, जहां पर आप फिर दूसरे इंसान की बैंक डिटेल्स भरते हैं और तब जाकर ट्रांजैक्शन होती है। Zelle के साथ तो ये परेशानी भी है कि उसमें सिर्फ आप कुछ रजिस्टर्ड मर्चेंट्स को ही पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को यूपीआई जैसा कहना ठीक नहीं होगा। और साथ ही ये पूरी तरह फ्री भी नहीं है। यूपीआई के साथ फायदा ये है कि ये आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और बाकी सभी तरह के ऐप्स में एक पेमेंट प्लेटफॉर्म की तरह अवेलेबल मिलता है, जबकि इन अमेरिकन ऑल्टरनेटिव्स को यूज करने के लिए आपको स्पेसिफिक वेबसाइट्स या एप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि इन्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। यूपीआई के साथ एक फायदा ये भी है कि यूपीआई के कारण अब छोटे और बड़े बैंक्स दोनों ही सेम लेवल पर आ गए हैं, क्योंकि अब कस्टमर्स को ये डर नहीं रहता कि अगर उनका अकाउंट किसी कम पॉपुलर या प्रॉफिटेबल बैंक में हो तो उनकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी या बैंक में जाकर उन्हें अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी। इसलिए सभी बैंक्स के पास आज मार्केट में कम्पीट करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अमेरिका में सिटी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर पर राज करते हैं और अगर यूपीआई वहां आता है तो इन बैंक्स को भी इनडायरेक्टली कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बैंक लॉबी भी नहीं चाहती कि यूपीआई अमेरिका में आए। यूपीआई का विरोध करने का कारण पॉलिटिकल भी है।
आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सभी देश स्विफ्ट नेटवर्क का यूज करते हैं, जिसमें सारी ट्रांजैक्शन अमेरिका से होकर गुजरती है। अमेरिका को इसका ये फायदा मिलता है कि वो किसी भी देश को इस नेटवर्क से बैन करने की धमकी देकर अपनी बात मनवा सकते हैं। इस बार के यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट से बैन कर दिया था और इस वजह से ही रूस अपने पैसों को एक्सेस करने में फेल हो गया। इससे सिर्फ रूस को ही नुकसान नहीं हुआ। जब भारत रूस से तेल खरीदना चाहता था तो उसके लिए भी भारत को स्विफ्ट नेटवर्क से ही पेमेंट करनी पड़ती, लेकिन स्विफ्ट से तो रूस बैन था। इसलिए एक तरह से अमेरिका अपने स्विफ्ट के कारण भारत और रूस के रिश्तों में भी दखल दे रहा था। अमेरिका ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। जब 2012 में अमेरिका ने ईरान को स्विफ्ट से बाहर कर दिया था, तब भी भारत को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि भारत ईरान से बहुत सारा तेल खरीदता है। लेकिन अब पेमेंट में हमें परेशानी आने लगी थी। यानी स्विफ्ट नेटवर्क की मदद से अमेरिका पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। इस बार तो हमने रूस से तेल लेने के लिए रुपए रूबल ट्रेड जैसी पॉलिटिक्स का सहारा ले लिया, लेकिन दुनिया भी समझ चुकी है कि अब अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये बातें भी चल रही हैं कि यूपीआई को स्विफ्ट नेटवर्क के ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी डेवलप किया जाए। इसके लिए भारत को इस सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, जो कि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। साथ ही अमेरिका भी इस स्विफ्ट नेटवर्क की ट्रांजैक्शन के जरिए हर ट्रांजैक्शन पर 25 से $60 की कमाई भी करता है और उनकी ये कमाई भी इससे रुक जाएगी। यही वजह है कि वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, यूएई, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देश आज यूपीआई को अपने यहाँ लाने के लिए इतने एक्साइटेड थे। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस भी यूरोप का पहला वो देश बन गया है जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के साथ अब ये 30 से ज्यादा देशों में अवेलेबल है। इन वजहों से अमेरिका का यूपीआई को विरोध करना काफी लाजमी है। वैसे चीन में भी वीजा और मास्टर कार्ड बैन है, इसलिए वहां पर यूनियन पे नाम का एक सिस्टम चलता है जो यूपीआई जैसा एडवांस तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंस इस वक्त दुनिया के 180 देशों में है और यूपीआई को ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड करने से रोकने के लिए चीन भी एक बड़ी बाधा बन सकता है। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि चीन की सरकार डेटा चुराने के लिए बहुत बदनाम है, इसलिए उन पर पूरी तरह से कोई भी देश भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन भारत के साथ ये परेशानी नहीं है, इसलिए यूपीआई के लिए ये देश ज्यादा एक्साइटेड नजर आते हैं। लेकिन हमारी परेशानी अमेरिका ही है। अमेरिका की वजह से ही जो देश यूपीआई एक्सेप्ट करना भी चाहते हैं उन पर भी प्रेशर है। इसलिए अभी तक फ्रांस के अलावा किसी भी वेस्टर्न देश ने यूपीआई को एक्सेप्ट नहीं किया है। अमेरिका की ये आदत बहुत पुरानी है। अपने हितों के लिए वो ऐसी ही लॉबीज बना देते हैं और इनडायरेक्टली यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजीज को दुनिया भर में फैलने से रोकते हैं ताकि उनका प्रॉफिट कम ना हो। पर हमें भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका को ये लॉबी बनाने की पावर भी उनके स्विफ्ट नेटवर्क और डॉलर की सुपरमेसी से दी है। साथ ही सभी देशों ने मिलकर अपना $60 ट्रिलियन का बड़ा फंड अमेरिका के अंदर रखा हुआ है ताकि स्विफ्ट ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम ना आए और इसी फंड को अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। जब स्विफ्ट की जगह यूपीआई आ जाएगा तो ये पैसा अमेरिका से काफी हद तक छिन जाएगा और भारत आ जाएगा। तो यूपीआई भारत और दुनिया भर के लिए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन अमेरिका की पावर के लिए ये एक बहुत ही बुरे सपने जैसा है। इसलिए वहां की सरकार और कंपनीज इसका विरोध कर रही हैं। आपको क्या लगता है जिस वजह से यूपीआई इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर रहा है? क्या हम अगले 10 साल में अमेरिकन सिस्टम को पूरी तरह रिप्लेस कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।